आप सभी स्टूडेंट का इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि जो भी टॉपिक सर आप पढ़ाते हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, उनको अगर डिस्कस कर लिया जाए तो सर हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैं आज इस टॉपिक के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंटीबॉडी से रिलेटेड हैं उनको भी डिस्कस करूंगा। और आगे भी हमारे जितने भी लेक्चर होंगे उनमें हम हर टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे। तो आज हम इम्यूनोलॉजी के जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है एंटीबॉडी। हिंदी में इसे प्रतिरक्षी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इनको एंटीबॉडी भी बोल सकते हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोल सकते हैं। ये डिस्क्लेमर। आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत जिन पहलुओं को छूने का प्रयास करेंगे, जिन एस्पेक्ट को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, वो है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, उसके बाद में डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद में हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे कि एंटीबॉडी किस तरीके से काम करती है, जैसे ऑप्सोनाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, हिंदी में ऑप्सोनीकरण बोलते हैं, उसके बाद में उदासीनीकरण है, पूरक जो तंत्र है उसका सक्रियण है, एग्लूटिनेशन जिसको हिंदी में समूहन बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन जिसको हिंदी में अवसादन बोल सकते हैं, या जिनको प्रेसिपिटेशन को हम संदमन भी बोल सकते हैं। उसके बाद में हम डिफरेंट जो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स हैं उनके बेसिस पे जो कैटेगरीज हैं, एलोटाइप है, आइसोटाइप है, इडियोटाइप्स है, उनकी बात करेंगे। क्लियर? स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, एंटीबॉडी को अगर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करने वाली ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। यानी ये विशेष प्रकार की प्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या है? ऐसे प्रोटीन जिसका ग्लाइकोसाइलेशन हो चुका है। ध्यान से देखें, ये क्या है? ये हमारी प्रोटीन है। और मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप देख पाए। ये हमारी प्रोटीन है। इस प्रोटीन का अगर ग्लाइकोसाइलेशन हो जाए, अर्थात इसके साथ एक कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू, ओलिगोसैकेराइड रेजिड्यू जुड़ जाए, तो ऐसी प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें क्या है? प्रोटीन के साथ कोवेलेंटली ओलिगोसैकेराइड जुड़ चुका है। तो ऐसी ग्लाइकोप्रोटीन जो एंटीजन के साथ बाइंड करती हैं और जो प्लाज्मा सेल्स के द्वारा सीक्रेट की जाती हैं, क्या कहलाती हैं? एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी कहलाती हैं। प्लाज्मा कोशिका क्या है? प्लाज्मा कोशिका वो WBCs हैं जो किसी विशेष एंटीजन से एक्सपोज होने के बाद में एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी का सीक्रेशन करती हैं। ये विशेष प्रकार की WBC कौन सी है? तो वो कौन सी है? बी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं? जब किसी विशेष एंटीजन से एक्सपोज हो जाती हैं तो एंटीबॉडी सीक्रेशन के लिए क्या कर लेती है? अपनी साइज को बढ़ा लेती हैं, और इन्हीं बी सेल्स को अब क्या कहा जाता है? प्लाज्मा सेल्स कहा जाता है। तो प्लाज्मा सेल इनका क्या करती हैं? श्रावण करती हैं। अब इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब हमारा जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी एंटीबॉडी वो कहां मौजूद है? तो वो ब्लड में यानी सीरम में मौजूद है। तो सीरम किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड बराबर क्या? ब्लड इज इक्वल टू ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स प्लस प्लाज्मा। एक तो इसका लिक्विड पार्ट है और एक इसका सेल्यूलर पार्ट है। तो ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स, दोनों को मिलाने से क्या बनता है? ब्लड। तो अगर मैं ब्लड में से ब्लड सेल्स को अलग कर देता हूं तो क्या बचता है? प्लाज्मा। इस प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन,
ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन और दूसरे प्रोटीन्स होते हैं। सबसे ज्यादा एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, उसके बाद में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है, ग्लोब्यूलर यानी गोलाकार आकृति का, और उसके बाद में फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो रक्त स्कंदन या ब्लड कोएगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अब इस प्लाज्मा में से अगर मैं ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन को रिमूव कर दूं, यानी क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर दूं, तो हमारे पास क्या बचेगा? सीरम। इसका मतलब सीरम क्या है? प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। अब सीरम के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन है? फाइब्रिनोजन अलग हो गई है, एल्ब्यूमिन है, और दूसरी प्रोटीन कौन सी है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। क्लियर? और हम जानते हैं कि जो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, यानी जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको सेपरेट करने के लिए चार्ज, शेप और साइज के बेसिस पे एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है जिसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम क्या करेंगे? इस सीरम प्रोटीन को क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे। आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि हमने एक्स एक्सिस पे माइग्रेशन डिस्टेंस को लिया है और वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस को लिया है। तो जब इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है सीरम प्रोटीन का, तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, उसकी तरफ क्या हमें मिलता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पर हमें क्या मिलता है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और गामा जो हमें पीक दिखाई दे रहा है। तो इस गामा ग्लोब्यूलिन वाले हिस्से में हमें क्या प्राप्त होता है? हमारी एंटीबॉडीज प्राप्त होती हैं। इसलिए एंटीबॉडी को क्या नाम दिया जा सकता है? इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव ग्लोब्यूलिन। तो नाम पड़ गया इनका इम्यूनोग्लोब्यूलिन। क्या नाम पड़ा? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। क्लियर है? तो इस प्रकार इनका नाम पड़ा इम्यूनोग्लोब्यूलिन। कैसे? इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव जो ग्लोब्यूलिन्स हैं वो हमें इसके गामा ग्लोब्यूलिन वाले पीक पर प्राप्त होती हैं और इसी पे इनका नामकरण कर दिया गया। क्लियर है? तो इस पे थोड़ा सा आप फोकस कर लीजिएगा। जैसे अल्फा 1 जो ग्लोब्यूलिन है उसमें कौन आते हैं, अल्फा 2 में कौन आते हैं। क्लियर है? जो आपके हाई डेंसिटी लिपिड्स हैं वो कहाँ आते हैं, और आपका जो हीमोग्लोबिन का प्रोटीन है उसके साथ जो एसोसिएटेड प्रोटीन है वो कहाँ आते हैं। तो इन पे आप एक बार जरूर फोकस कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंटीबॉडी का, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंटीबॉडी दो टाइप की होती है। एक होती है जो सीरम में मौजूद होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्री एंटीबॉडी या सीक्रेटेड एंटीबॉडी। और दूसरी एंटीबॉडी होती है जो बी सेल के साथ मेम्ब्रेन पर बाउंड होती है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी होती है। तो चाहे मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी हो चाहे फ्री एंटीबॉडी हो, इनकी एक बेसिक स्ट्रक्चर होती है जो कैसी दिखाई देती है? वाई शेप। एंटीबॉडी कैसी दिखाई देती है? वाई शेप्ड। और दूसरा कि इसमें चार आपको पॉलीपेप्टाइड चेन दिखाई दे रही है, 1, 2, 3 और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन दिखाई दे रही है। तो चारों क्या एक जैसी है? नहीं। दूसरी और तीसरी पेप्टाइड चेन एक जैसी हैं और पहली और चौथी पेप्टाइड एक जैसी हैं। तो ये दो अलग अलग टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या है? कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वाई शेप्ड हेटेरोडाइमर। हेटेरो का मतलब है टू डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर? तो एंटीबॉडी आर हेटेरोडाइमर्स। क्लियर है? जिसमें दो आइडेंटिकल लाइट चेन होती है, एक और चौथी जो चेन है वो कैसी है? लाइट है, हल्की है। किस सेंस में? लाइट किस सेंस में है? नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स के। इसमें क्या है? एमिनो एसिड्स एक चेन में, एक पॉलीपेप्टाइड में कितने हैं? 220 एमिनो एसिड्स हैं। और जो आइडेंटिकल हैवी चेन्स हैं
जो आपको नंबरिंग 2 और 3 जो चेन है वो क्या है, हैवी चेन है। उनमें क्या होते हैं, ज्यादा एमिनो एसिड होते हैं, पर चेन लगभग अबाउट 440 अमीनो एसिड्स होते हैं। क्लियर है। और ये जो हैवी चेन और लाइट चेन है, यानी एक और दूसरी जो चेन है वो एक दूसरे से किससे जुड़ी हुई रहती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। और ऐसे ही जो दोनों हैवी चेन है वो भी किससे जुड़ी रहती है, एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से। यहाँ पे सवाल भी बन सकता है कि एक टिपिकल एंटीबॉडी में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है, उनकी अपन बात करेंगे अगली स्लाइड में। तो ये जो हैवी चेन और लाइट चेन है, इनका जो एन टर्मिनल वाला पार्ट है, जैसा मैंने बनाया है, ये अमीनो एसिड है। और हम जानते हैं कि अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है और उसके साथ जुड़े हुए क्या होते हैं, अमीनो ग्रुप होता है। तो इसको एन टर्मिनल बोलते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, इसको सी टर्मिनल बोलते हैं। तो हमारा पेप्टाइड है तो इसमें भी ऑब्वियसली एन टर्मिनल होगा और कार्बोक्सी टर्मिनल यानी सी टर्मिनल होगा। तो इसका जो एन टर्मिनल होता है वो वेरिएबल होता है, यानी वो नियत नहीं रहता है। और एक्चुअल में यही इसका एंटीजन बाइंडिंग वाला डोमेन होता है। तो इसका एन टर्मिनल वाला हिस्सा क्या है, नियत नहीं है, वेरिएबल है, जो एंटीजन के साथ बाइंडिंग शो करता है, यानी पैराटोप वाला इसका रीजन। कौन सा रीजन, पैराटोप वाला रीजन। तो इसको क्या बोलते हैं, FAB रीजन, फ्रेगमेंट एंटीबॉडी रीजन। और ऐसे ही इसका जो कांस्टेंट रीजन है, यानी ये वाला रीजन है, ये क्या होता है, इसका बायोलॉजिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। यानी एज ये क्या क्या करता है कि बी सेल है या फेगोसाइटिक सेल्स है, उसके रिसेप्टर के साथ क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। तो बाइंड कर सकता है तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव। क्लियर। तो ये वाला रीजन जो कांस्टेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, FC रीजन। फ्रेगमेंट सी का मतलब है क्रिस्टलाइजेबल रीजन। क्लियर है। तो FAB रीजन हो गया जो वेरिएबल क्या है, पार्ट है हमारी एंटीबॉडी का। और FC रीजन जो क्या है, कांस्टेंट पार्ट है हमारी एंटीबॉडी का। क्लियर है। जो हमारी हैवी चेन है वो 5 प्रकार की हो सकती है, यानी 5 अलग अलग जीन्स होती हैं जो क्या करती हैं, हैवी चेन के पेप्टाइड का क्या करती है, निर्माण करती हैं। तो 5 प्रकार की जीन है, उनसे बनने वाली जो पेप्टाइड है वो भी कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की है। पहली प्रकार की म्यू, गामा, अल्फा, डेल्टा और एप्सिलॉन। तो इन नाम पे ही हमारी एंटीबॉडी पड़ी है। म्यू का मतलब है एंटीबॉडी M, गामा का मतलब है एंटीबॉडी G, अल्फा का मतलब है एंटीबॉडी A, डेल्टा का मतलब है एंटीबॉडी D, एप्सिलॉन का मतलब एंटीबॉडी E। तो 5 प्रकार की जो एंटीबॉडी है एक्चुअल में आइसोटाइप्स हैं, वो किस बेसिस पे हैं, वो इनकी हैवी चेन है उनके टाइप के आधार पे है कि हैवी चेन इनमें कौन सी है। इसका मतलब हमारी एंटीबॉडी M के अंदर हैवी चेन कौन सी है, म्यू टाइप की है। क्लियर। तो 5 टाइप की क्या होती है, हैवी चेन्स होती हैं। और 2 टाइप की क्या होती हैं, लाइट चेन होती हैं, एक कापा और दूसरी लैम्डा। ये हमें याद रखना है। और हमारा जो कांस्टेंट हैवी डोमेन है उसके साथ क्या जुड़ा रहता है, हमारा कार्बोक्सिलिक डोमेन यानी कार्बोहाइड्रेट का डोमेन जुड़ा रहता है। क्लियर है, जो इसको एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता प्रदान करता है। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ध्यान से देखें, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि वो कौन सी एंटीबॉडी है जिसमें हिंज नहीं पाया जाता। हिंज का मतलब है कि साहब हमारी दोनों हैवी चेन है जिससे एक दूसरे से जुड़ती है, वो वाला रीजन क्या कहलाता है, हिंज रीजन है। क्लियर। तो कौन से एंटीबॉडी में हिंज नहीं पाया जाता, तो ध्यान से देखें, एंटीबॉडी म्यू मतलब M और एंटीबॉडी E में क्या नहीं पाया जाता, आप ध्यान से देखें यहां पे कोई हिंज नहीं है। तो हिंज किस में पाया जाता है, एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी G और एंटीबॉडी D, इनमें क्या पाया जाता है, आप ध्यान से देखें, हिंज पाया जाता है। क्लियर। अब ध्यान से देखिए इन डोमेन्स का नामकरण कैसे किया गया, मैंने लिखा है CH1 कांस्टेंट हैवी डोमेन, जो ये है 1, कांस्टेंट हैवी डोमेन CH2
ये कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हैवी डोमेन 3। तो ये कौन सा हो जाएगा, वेरिएबल और हैवी डोमेन। तो ऐसे इनका क्या किया गया है, नॉमेनक्लेचर किया गया है। तो आप मुझे बताएं कि ऐसी एंटीबॉडी जिनमें हिंज पाया जाता है कितने कांस्टेंट हैवी डोमेन पाए जाते हैं। तो ध्यान से देखें आप, कांस्टेंट हैवी डोमेन 1, 2 और 3 डोमेन पाए जाते हैं। और टोटल डोमेन कितने हैवी चेन में, कितने हैं, 4 हैं। जो एक वेरिएबल का जो डोमेन है 1, 2, 3 और 4 डोमेन हैं, जिनमें से एक वेरिएबल और 3 कांस्टेंट है। लेकिन आप ध्यान से देखें, जो हिंज जिनमें नहीं पाया जाता, ऐसी एंटीबॉडी में कांस्टेंट रीजन में कितने डोमेन होते हैं, 1, 2, 3 और 4 डोमेन होते हैं, हमें याद रखना है। क्लियर है। और टोटल कितने डोमेन होते हैं हैवी चेन में, ये 4 तो ये हो गया, और 5 वेरिएबल वाला डोमेन। क्लियर। तो इनमें एक एडिशनल डोमेन और पाया जाता है, कांस्टेंट हैवी 2। क्लियर। अब आप मुझे काउंट करके बताएं कि हमारी टिपिकल एंटीबॉडी में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, उनमें कितने इंटरपेप्टाइड है, कौन कितने इंट्रापेप्टाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो ध्यान से देखें, हिंज रीजन के अंदर कितने, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं, जो कैसे प्रकार के हैं, इंटरपेप्टाइड है, 2 अलग अलग हैवी और पेप्टाइड के बीच में, चेन के बीच में है, 2 इंटरपेप्टाइड हो गए, किसके बीच में, हिंज रीजन में, हिंज रीजन में है साहब ये। उसके बाद में हमारी हैवी चेन्स में कितने हैं, तो ध्यान से देखें, 1, 2, 3, 4, एक हैवी चेन के अंदर 4, तो 2 हैवी चेन में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गए, मैं काउंट करवा देता हूं, 1, 2, 3 और 4, 4 है, तो 2 हैवी में कितने हो गए, 8। लाइट चेन में कितने हैं, 1 और 2, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो हिंज रीजन में 2, हैवी जो पेप्टाइड है हमारी चेन, उसमें 1 में 4 तो 2 में 8, जो लाइट चेन है उसमें 1 में 2 तो 2 में 4, और हैवी और लाइट चेन के बीच में भी क्या दिखाई दे रहा है आपको, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये 2 इंटर पेप्टाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो टोटल कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे, आप मुझे काउंट करके बताओ, 8 to 10, 14 एंड 16। एक बार फिर से काउंट कर लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो टोटल कितने हो गए, 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड यहां मौजूद हैं। क्लियर है। तो ये भी अच्छा सवाल बनता है। तो हमें सवाल तलाश करने हैं। कंपटीशन में सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे, ये हमारे ऑब्जर्वेशन के लेवल पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से किसी भी स्ट्रक्चर को देखते हैं। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वही हमारा हथियार है, टूल है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने का। तो किसी भी तरीके से सवाल बन सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपसे दिया कि किस में हिंज पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता। क्लियर है। किस में कितने डोमेन पाए जाते हैं, कितने इंटरपेप्टाइड, कितने इंट्रापेप्टाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आप बात करते हैं कि सब एंटीबॉडी की जो स्ट्रक्चर प्रपोज की गई थी उसका बेस क्या था। तो 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया था, एंटीबॉडी का प्रोटियोलाइटिक ट्रीटमेंट किया था, उसको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से डाइजेस्ट किया था, और उन डाइजेशन के बाद में जो फ्रेगमेंट्स उन्हें मिले उनके बेसिस पे एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर प्रपोज की गई थी। तो ध्यान से देखें, आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निसेनहॉफ ने क्या किया था, जो एंटीबॉडी है उसको पेप्सिन एंजाइम से क्या किया, ट्रीट किया। और जब पेप्सिन एंजाइम से ट्रीट किया तो उसको क्या मिला, एक बड़ा फ्रेगमेंट मिला। फ्रेगमेंट एंटीबॉडी है, उसके दोनों सेगमेंट क्या थे, जुड़े हुए थे। एक सेगमेंट ये मिला, और जो फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल था वो क्या था, वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका था। यानी एफसी फ्रेगमेंट उसको नहीं मिला, यानी वो फ्रेगमेंट क्या हो चुका था, छोटे छोटे पीसेस में क्लीव हो चुका था। जो पोर्टर ने उसको पेप्सिन एंजाइम से डाइजेस्ट किया, तो पोर्टर को कुल क्या मिले, 3 सेगमेंट्स मिले। 2 आइडेंटिकल थे, एफ
AB आइडेंटिकल सेगमेंट मिले और एक बड़ा फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल मिला। क्लियर है? ऐसे ही इडलमैन ने जब इसको मर्केप्टो इथेनॉल से डाइजेस्ट किया तो उसको टोटल 4 फ्रेगमेंट्स मिले, 2 आइडेंटिकल बड़े, 2 आइडेंटिकल छोटे पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। और इनके बेसिस पे फिर क्या किया गया, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर को क्या किया गया, प्रपोज किया गया। क्लियर है? तो ये भी पॉइंट कंप्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि कौन से पोर्टर ने जब पेपेन से इसको डाइजेस्ट किया तो कितने फ्रेगमेंट्स मिले, इडलमैन ने जब मर्केप्टो इथेनॉल से इसको डाइजेस्ट किया तो कितने फ्रेगमेंट्स मिले, कौन कौन से मिले। क्लियर? तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी की क्लासेस और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की। ध्यान से देखें, जो एंटीबॉडी की क्लासेस है उनको आइसोटाइप्स भी बोलते हैं, आइसोटाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। ये आइसोटाइप्स कैसे बनते हैं कि उनकी जो हैवी चेन है उसमें कौन से पेप्टाइड मौजूद है, उसमें म्यू है, उसमें अल्फा है, उसमें डेल्टा है, उसमें गामा है, कैसा हैवी जो पेप्टाइड चेन मौजूद है उसमें, उसके बेसिस पे उसका नामकरण किया गया है। तो हमारी जो सबसे पहली टाइप की, देखो इसको याद करने का तरीका, जैसे मैं सजेस्ट नहीं करता, लेकिन अलग अलग स्टूडेंट्स इसको याद करने के लिए अलग अलग तरीके के न्यूमोनिक्स बनाते हैं। जैसे एंटीबॉडी के लिए GAME और डी, कौन सा गेम, गेम डी। तो 5 प्रकार की एंटीबॉडी हैं, कौन कौन सी हैं, गेम डी, IgG, एंटीबॉडी G, एंटीबॉडी A, M, E और D। क्लियर है? और इसी क्रम में है इनका परसेंटेज, सबसे ज्यादा कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो सबसे ज्यादा जो अमाउंट होता है वो कौन सा होता है, G का होता है। सबसे कम अमाउंट में कौन सी होती है, D एंटीबॉडी होती है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बना ली गई, गेम डी, कि सबसे ज्यादा एंटीबॉडी कौन सी, G, सबसे कम एंटीबॉडी D, और पांचों एंटीबॉडी याद भी हो गई। तो ध्यान से देखें, ये 5 क्लासेज हैं एंटीबॉडी की, 5 आइसोटाइप्स हैं एंटीबॉडी के। तो कितने आइसोटाइप्स हैं एंटीबॉडी की, 5। क्लियर? IG इम्यूनोग्लोबुलिन का शॉर्ट फॉर्म ले लिया गया है। तो यहां से सवाल बनता है कि कौन सी एंटीबॉडी की सब क्लासेस भी पाई जाती हैं। तो हमारी IgG है, उसमें सब क्लासेस आप देख रहे हैं, और IgA के अंदर आप देख रहे हैं सब क्लासेस पाई जाती हैं। IgG में 4 सब क्लासेज हैं, G2 के भी 2 क्लासेज हैं, G21A और G2B। तो एक्चुअल में इसकी कितनी क्लासेज हैं, 4 सब क्लासेज, और G2B फिर 2 फर्दर इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड किया गया, सॉरी। तो 4 सब क्लासेस IgG की और 2 सब क्लासेस IgA। यहां से अगला जो सवाल बनता है वो कि कौन सा मोनोमर एंटीबॉडी है, IgG है, कौन सी पेंटामर और कौन सी डाइमर एंटीबॉडी है। तो हमें याद रखना है कि हमारी जो IgG है वो डाइमर या मोनोमर दोनों प्रकार की फॉर्म्स में मिल सकती है। क्लियर है? ये याद रखने वाली है। और हमारी जो IgM है वो पेंटामर है। पेंटामर का मतलब क्या है कि साहब एक एंटीबॉडी, दूसरी एंटीबॉडी, तीसरी एंटीबॉडी, चौथी एंटीबॉडी और पांचवी एंटीबॉडी, ये एक दूसरे से मिलकर क्या बनाती है, पेंटामर बनाती है। डाइमर का मतलब है एक एंटीबॉडी और दूसरी एंटीबॉडी एक दूसरे से किससे जुड़ जाती हैं, जे चेन और सिक्रेटरी कंपोनेंट से जुड़ जाती हैं। तो ये भी एक सवाल बन सकता है कि कौन सी एंटीबॉडी में जे चेन पाई जाती है। तो जे चेन पाई जाती है हमारी IgM में भी पाई जाती है क्योंकि पेंटामर है, और IgA दोनों के अंदर क्या पाई जाती है, जे चेन पाई जाती है। किसमें सिक्रेटरी कंपोनेंट भी पाया जाता है, तो याद रखना इसमें S कंपोनेंट भी पाया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? अब अगला सवाल है वो इस चार्ट में से काफी सवाल बना सकता है कि मोलिकुलर वेट इसका किलो डाल्टन में कितना है, सबसे ज्यादा सीरम में जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो कौन सी है, जैसा मैंने बताया वो G है, सबसे कम कौन सी है तो वो D है। उसके बाद में इनके हाफ लाइफ यानी अर्ध आयु काल से रिलेटेड भी क्वेश्चन से कंपटीशन में आ सकता है कि सबसे ज्यादा हाफ लाइफ यानी अर्ध आयु काल कौन सी एंटीबॉडी का होता है। तो इस तरीके के सवाल वो बना सकता है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो
कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर और अदर एग्जामिनेशन में जनरली पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी है जो प्लासेंटा को पार कर सकती है। तो हमारी आईजीजी है जो क्या कर सकती है, प्लासेंटा को पार कर सकती है। वो कौन सी एंटीबॉडी है जो सबसे पहले बनती है, तो आईजीएम वो एंटीबॉडी है जो किसी भी एंटीजन के खिलाफ सबसे पहले बनती है। सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सी है, तो पेंटामर है, तो आईजीएम है। उसके बाद में फिटस के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिटस का मतलब गर्भस्थ शिशु के अंदर सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी कौन सी है, आईजीएम है। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन ये कर सकती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में जो अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारे जो बॉडी सीक्रेशन है, जैसे आंसू में है, सलाइवा में है, हमारे पसीने में है, और माँ के पहले दूध यानी कोलेस्ट्रम में पाया जाने वाली एंटीबॉडी है वो कौन सी है, तो एंटीबॉडी ई, ये इंपॉर्टेंट है। यानी बच्चे को माँ के दूध के द्वारा जो मिलने वाली एंटीबॉडी वो कौन सी है, एंटीबॉडी ए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कौन सी एंटीबॉडी एलर्जी यानी जो एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है, आईजीई का मतलब दिमाग में याद रखने के लिए एलर्जी ए से होती है लेकिन याद रख जाएगा, एलर्जी ई से एलर्जी। और हमने शुरुआत में देखा था कि कुछ फ्री एंटीबॉडी होती हैं और कुछ एंटीबॉडी होती हैं जो बी सेल के मेम्ब्रेन पे बाउंड होती हैं। तो वो कौन सी एंटीबॉडी है जो मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीबॉडी डी और एंटीबॉडी एम ऐसी एंटीबॉडी हैं जो बी सेल पर क्या हो सकती हैं, बाउंड कर सकती है, मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी की तरह काम कर सकती हैं। तो इस प्रकार ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं, आप जरूर इन पे फोकस कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि सब एंटीबॉडी है उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज क्या है, कि आइसोटाइप किनको बोलते हैं, एलोटाइप किनको बोलते हैं, और इडियोटाइप्स किनको बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, चूंकि एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन है तो ये खुद क्या कर सकती है, एज ए एंटीजन बिहेव कर सकती है। तो एंटीजन की तरह काम कर सकती है, तो इसमें भी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होंगे। क्लियर है। तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स यानी एपिटॉप के बेसिस पे इस एंटीबॉडीज के डिफरेंट कैटेगरीज क्या किया गया, निर्माण किया गया समझ को बेहतर बनाने के लिए। सबसे पहली जो कैटेगरी है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट आइसोटाइप ऑफ एंटीबॉडी। हम जो 5 क्लास पढ़ते हैं वो क्या है, इनको आइसोटाइप ऑफ एंटीबॉडी कहते हैं। हमने इसको डिस्कस कर लिया है, वो किसकी वजह से आइसोटाइप का निर्माण होता है, जो हैवी चेन है उसमें डिफरेंस की वजह से। हैवी चेन्स में को कंट्रोल करने वाली जो जीन होती है वो कितने टाइप की होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, गामा, एल्फा, म्यू, डेल्टा और एप्सिलॉन। तो ये 5 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन है, उनको नियंत्रित करने वाली 5 जीन्स है। तो इस हैवी चेन्स के डिफरेंस की वजह से किसका निर्माण होता है, आइसोटाइप्स का निर्माण होता है। ऐसे ही एक आइसोटाइप है यानी एक एंटीबॉडी है, तो उसको नियंत्रित करने वाली जो जीन होगी उसके डिफरेंट एलिलिक फॉर्म होंगी। जैसे हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ा था, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी एक ही जीन के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, विभिन्न रूप होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, एलिलिक फॉर्म्स। एलील युग्म विकल्पी, युग्म का मतलब जोड़ा, उसके अंदर एक विकल्प। क्लियर है। तो एक ही जीन की जो एलिलिक फॉर्म्स हैं उनकी वजह से जो एंटीबॉडी कैटेगरी बनती है उनको अपन क्या बोलते हैं, एलोटाइप्स बोलते हैं। जैसे आईजीजी1 ह्यूमन 1A में और ह्यूमन बी में अलग अलग एलिलिक फॉर्म की वजह से बन सकती है। एक ही एंटीबॉडी है लेकिन 2 एलिलिक फॉर्म उसकी अलग अलग हो सकती है। तो एलिलिक फॉर्म ऑफ सेम आइसोटाइप क्या कहलाती है, एलोटाइप। इडियोटाइप्स, इडियोटाइप्स का मतलब है कि सब एक ही एंटीबॉडी है जैसे आईजीजी है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन के लिए क्या कर सकती है, अलग अलग तरीके से पैराटोप का निर्माण कर सकती है। एंटीबॉडी एक ही है लेकिन पैराटोप ऐसा भी बना सकती है, ऐसा भी बना सकती है, यानी अलग अलग एंटीजन के लिए ये सेम एंटीबॉडी क्या करेगी, अलग अलग तरीके के वेरिएबल रीजन का निर्माण करेगी। तो हैवी और लाइट चेन का जो वेरिएबल रीजन है उसमें डिफरेंस की वजह से किसका निर्माण होता है, इडियोटाइप्स का निर्माण होता है। करेंगे कि हमारी एंटीबॉडी एक्चुअल में करती क्या है,
किस तरीके से एंटीजन या पैथोजन को क्या करती है, एलिमिनेट करती है या उसको न्यूट्रलाइज करती है। तो एंटीबॉडी का जो मोड ऑफ एक्शन है वो जनरली आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 5 प्रकार से हो सकता है। हिंदी में सबसे पहले औपसोनीकरण, उसके बाद में उदासीनीकरण, उसके बाद में पूरक सक्रियण तंत्र, उसके बाद में सम्मोहन, और उसके बाद में अवसादन या अवक्षेपण, और उसके बाद में एंटीबॉडी माध्यित कोशिका माध्यित साइटोटॉक्सिसिटी, या जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, कोशिका विष की तरीके से अपन इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्सोनाइजेशन, मैंने जो पहले लेक्चर बनाया उनमें इसको थोड़ा सा डिस्कस भी किया है। ऑप्सोनिन मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या करे, पैथोजन के साथ या एंटीजन के साथ बाइंड होकर उसकी फेगोसाइटोसिस को बढ़ा दे, ऐसा मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, ऑप्सोनिन। और ऑप्सोनिन की वजह से फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया का बढ़ जाना क्या कहलाता है, ऑप्सोनाइजेशन। तो हमारा जो बैक्टीरिया, मान लो ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का कोई एंटीजन, ये जो एंटीजन है या फ्री एंटीजन है, क्लियर, वो क्या करेगा, एंटीबॉडी के साथ क्या हो जाएगा, कोटेड हो जाएगा। और जैसे ही ये एंटीजन, यानी एंटीजन एक्चुअल में ये क्या है, एंटीजन का एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट यानी एपिटोप है, जो क्या करेगा, एंटीबॉडी के पैराटोप के साथ रिएक्शन करेगा। तो इस एंटीजन का ये एपिटोप जब एंटीबॉडी के पैराटोप से कोटेड हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इस पैथोजन के फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑप्सोनाइजेशन या ऑप्सोनीकरण। तो हमारा एंटीबॉडी क्या कर सकता है, इस पैथोजन के ऑप्सोनीकरण को बढ़ा सकता है ताकि उसका फेगोसाइटोसिस क्या हो जाए, बढ़ जाए। दूसरा क्या कर सकता है वो, या तो टॉक्सिन या कुछ वायरसेस हैं उनको क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है, उसको निष्क्रियण कर सकता है, उनका उदासीनीकरण कर सकता है। कैसे कि साहब, इस वायरस की जो एंटीजेंस हैं उनको क्या कर लेगा, एक कवर कर लेगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये हमारा जो वायरस है वो टारगेट सेल में क्या नहीं हो पाएगा, एंटर नहीं हो पाएगा। तो ये इसका उदासीनीकरण। कुछ ग्राम पॉजिटिव कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं, टॉक्सिन का सीक्रेशन करते हैं। तो जो एंटीबॉडी है वो इस टॉक्सिन को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो हमारा एंटीबॉडी एज ए एंटी टॉक्सिन की तरह बिहेव करेगा, एंटी टॉक्सिन की तरह काम करेगा और इस टॉक्सिन को क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हमने पहले पढ़ा था कि कुछ सीरम प्रोटीन ऐसी होती हैं जो हमारे पैथोजन के अंदर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स यानी होल का निर्माण कर कर उसको नष्ट कर देती हैं। तो ये एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन भी कर सकता है। यहां से चौथे पॉइंट से कई बार सवाल बना है, एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन में क्या डिफरेंस है। ध्यान से देखें, एग्लूटिनेशन किया जाता है अगर हमारा जो एंटीजन है वो पार्टिकुलेटेड है, कणीय प्रकृति का है, यानी वो सीरम में क्या नहीं है, सोल्यूबल नहीं है। तो पार्टिकुलेटेड या कणीय पैथोजन का क्या किया जाता है, समूहन या एग्लूटिनेशन किया जाता है। यानी एंटीजन एंटीबॉडी के साथ क्या करता है, बाइंड कर लेता है, और एक एंटीजन दूसरा एंटीजन और ऐसे एंटीजन और एंटीबॉडी क्या कर लेते हैं, क्लम्प का निर्माण कर लेते हैं और इनका समूहन क्या कर लेता है, इसको प्रेसिपिटेट कर एग्लूटिनेट करवा देता है। क्लियर है। तो पार्टिकुलेटेड या जो नॉन सॉल्युबल जो एंटीजेंस है उनका समूहन क्या कहलाता है, एग्लूटिनेशन। उनकी ग्रुपिंग क्लम्पिंग क्या कहलाती है, एग्लूटिनेशन। और अगर एंटीजन क्या हो, सोल्यूबल हो, क्या हो, विलेय हो, तो सोल्यूबल एंटीजन का जो समूह है ना, अवसादन है, वो क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन। क्लियर। और उसके बाद में पांचवी प्रक्रिया जो एंटीबॉडी शो करता है वो क्या है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, ADCC। कोई भी इंफेक्टेड सेल है, कोई भी संक्रमित कोशिका है या मैलिग्नेंट सेल्स है, उस पे क्या करेगा, एंटीबॉडी क्या कर लेगी, कोट कर लेगी।
क्लियर है। और इस कोटेड इन्फेक्टेड सेल को क्या कर लेगी, फिर नेचुरल किलर सेल क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। इस प्रकार ये हमारी एंटीबॉडी डिफरेंट टाइप से क्या करती है और रेस्पॉन्स शो करती है, एक्शन परफॉर्म करती है उस पैथोजन या उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने में। स्टूडेंट, मैंने जो एंटीबॉडी का लेक्चर तैयार किया था, ये मैंने तैयार किया है क्यूबे और गोल्ड्सबी के रेफरेंस बुक से। आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इन बुक्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे पर्सनल कांटेक्ट करके भी, व्हाट्सएप पे भी आप मुझे अपना सजेशन है वो दे सकते हैं, ताकि हम बेहतर लेक्चर बना सकें। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।